प्रश्न 2 को देखिए। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं किस तरह की होती हैं? अगर हम दो लाइनें कुछ इस तरह से खींच दें तो ये एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। अगर हम दो रेखाएं कुछ इस तरह से खींच दें तो इनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं, यानी कि ये लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही। चाहे हम इन लाइनों को आगे की तरफ कितना ही बढ़ाएं और पीछे की तरफ भी कितना ही बढ़ाएं, लेकिन ये लाइनें एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसलिए हम इनको कहते हैं समांतर रेखाएं। और समपाती रेखाएं किसको कहते हैं? जैसे कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक गई है, तो यहाँ पर दो लाइनें हो गई। तो इन दोनों लाइनों को हम आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ कहीं पर भी बढ़ाए, ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी, तो इनको हम कहते हैं समपाती रेखाएं। तो ये एक दूसरे को काट रही है तो इनको कहेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं। ये लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही है, इसलिए हम इनको कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए हम इनको कहते हैं समपाती रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाओं से हमें एक ही हल प्राप्त होता है, यानी कि एक बिंदु प्राप्त होता है, जैसे कि हम पीछे हल भी कर चुके हैं ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे एक हल, क्योंकि इनसे हमें एक हल मिलता है, यानी कि एक मान मिलता है, तो हम इसको कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अद्वितीय का ये मतलब है कि जो इन दोनों रेखाओं का हल होगा वो किसी और रेखाओं का हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं, यहाँ से हमें एक भी हल नहीं मिलता, क्योंकि ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि ये लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करती या फिर एक दूसरे को नहीं काटती या फिर एक दूसरे से नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी हल प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं। समपाती रेखाएं जो कि एक दूसरे पर ही रहती है, मतलब अगर एक रेखा इस रास्ते से जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसी रास्ते से जाएगी, तो इनको हम इसलिए समपाती रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो दोनों रेखाएं इस बिंदु से जा रही है, तो यहाँ पर भी, यानी कि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से जा रही है। तो यहाँ पर जितनी भी दूर तक ये रेखाएं जाएगी वहाँ तक ये हल देती हुई जाएगी, यानी कि अनेक हल होंगे। अनेक हल यानी कि बहुत सारे, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। अब हमें पता कैसे चलता है कि ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं? अगर रेखाएं कुछ इस तरह से लिखी हुई हो, वो भी समीकरण के रूप में, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या फिर समपाती रेखाएं हैं? तो उसके लिए हमें इन अनुपातों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी तुलना करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद है या फिर समांतर है या फिर समपाती है। अगर पहले दो अनुपात बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि बराबर का निशान लगा करके काट देना है, तो हम इसको बराबर नहीं बोलते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, और इसको हम अनुपात बोलते हैं क्योंकि बटे के रूप में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2,
ये दोनों अनुपात बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। A1 B1 ये मिलेंगे हमें समीकरण 1 से, A2 B2 हमें मिलेंगे समीकरण 2 से। अगर पहले दो अनुपात बराबर है और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो हम उनको कहते हैं कि ये समांतर रेखाएं हैं, यानी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है, C1 बटा C2। A1 B1 C1 समीकरण 1 से मिल जाएंगे, A2 B2 C2 ये मिल जाएंगे समीकरण 2 से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेखाएं समपाती रेखाएं हैं? अगर सभी अनुपात एक दूसरे के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये समपाती रेखाएं हैं, यानी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि ये समपाती रेखाएं हैं। अगर आप चाहो तो प्रतिच्छेद रेखाओं को इन दो ही अनुपातों से याद रख सकते हैं, और ऐसा ही बुक में दे भी रखा है, NCERT बुक में। अगर आप तीसरा भी अनुपात निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं? ठीक है, यहाँ पर दो अनुपात तो बराबर नहीं होते, इसलिए प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। यहाँ पर दो कंडीशंस होती है, या तो जो तीसरा अनुपात है वो बराबर हो सकता है, यानी कि C1 बटा C2 हो सकते हैं, या फिर तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो सकता, यानी कि C1 बटा C2। यहाँ पर ये दो कंडीशन होती है। आप चाहो तो इनको भूल जाओ और इन दो अनुपातों को ही याद रख लेना। अगर ऐसा हुआ तो रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। अब देखिए हमें क्या करना है, इन तीनों अनुपातों की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म, ये दो समीकरण हैं जिनको हम युग्म बोलते हैं, और रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 1 है। जो चर राशि है x उसकी सबसे बड़ी घात 1 है और y की भी सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए ये हो गई रैखिक समीकरण युग्म। और यहाँ पर दो चर है तो इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गई हैं। ठीक है, तो पता करना है कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हमें इन्हीं अनुपातों को निकाल कर देखना है। तो मैं ले लेता हूँ पर्सन 1 को, और इनको हम अलग अलग निकालेंगे, यानी कि A1 बटा A2 को अलग निकालेंगे, B1 बटा B2 को अलग निकालेंगे और C1 बटा C2 को अलग निकालेंगे। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह के होते हैं, उनका किस तरह का रूप होता है। AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, इस तरह का होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 लगा देंगे तो ये समीकरण 1, अगर यहाँ पर 2 लगा देंगे यहाँ पर A B C के साथ में तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। x के साथ में देखिए क्या है, 5 है, यहाँ पर x के साथ में a है तो a का मान हो गया 5। तो समीकरण 1 का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर A1 हो जाएगा, A1 बराबर 5। B1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए b के साथ में क्या है, b के साथ में y है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि y के साथ में क्या है या फिर b के साथ में क्या है। जो y के साथ में होता है उसी को हम b कहते हैं, तो y के साथ में -4 है तो -4 हो गया b का मान। C1 का मान क्या है यहाँ पर देखना है। देखिए c के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, प्लस का 8, हमें यहाँ पर चिन्हों के साथ में संख्याओं को लेना होता है, 8 हो जाएगा। अब हमें इसी को समीकरण 2 कर लेना है, यानी कि यहाँ पर A2 B2 C2 कर लेना है, और इसको हमें मान लेना है समीकरण 2। x के साथ में क्या लिखा हुआ है, 7, x के साथ में क्या है a, तो A2 हो जाएगा 7। अब हमें B2 का मान निकालना है,
y के साथ में क्या लिखा हुआ है b, और यहाँ पर क्या है y के साथ में 6 प्लस का, तो b2 का मान हो गया 6। c2 का मान क्या है, जो अलग लिखा हुआ है सबसे अलग, ठीक है, वो संख्याएं होती हैं केवल, तो ये हो गया -9। अब हमें निकालना है a1 बटा a2 को, उसके बाद b1 बटा b2 को, उसके बाद c1 बटा c2 को भी निकालना है। a1 कितना है 5 बटे में a2 कितना है 7, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, c1 कितना है 8 और c2 -9। अब देखिए, अगर यहाँ पर संख्याएं कटती हो तो उनको काट कर छोटा करो, अगर नहीं कटती तो उनको जो का त्यों रखो। तो ये नहीं कटेगा, जो का त्यों रहेगा, इसको हम काटेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि ये हो गया -2 बटे में 3, और इसको भी नहीं काट सकते, ठीक है, तो ये भी जो का त्यों रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो उसी को हमें लिखना है अनुपातों को, यानी कि a1 बटा a2, यहाँ पर जगह छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर चिन्ह आएगा, क्या तो इक्वल का आएगा या फिर इक्वल नोट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा b1 बटा b2 और ये हो जाएगा c1 बटा c2। अब देखिए a1 बटा a2 जो अनुपात है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू का निशान लगा देंगे। अब आप चाहो तो यहीं से आप देख करके कह सकते हैं कि ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही पता कर लिया था कि आप चाहो तो 2 से भी पता लगा सकते हैं प्रतिच्छेद रेखाओं का, ठीक है। अगर आगे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं तक छोड़ दो, तो नीचे लिख दो कि ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। अब देखिए c1 बटा c2 और b1 बटा b2 क्या दोनों अनुपात बराबर है, यानी कि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी डज नॉट इक्वल टू का निशान लगा देंगे। यहाँ पर चूंकि लिखेंगे, यहाँ पर इसलिए, चूंकि ये सब कुछ यहाँ पर हो गया, इसलिए दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण, दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरणों से हमें प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त होती है। या फिर आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। इसी तरह से आप इन दोनों प्रश्नों को भी कर सकते हैं।